में हम लोग बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें कई अलग अलग डिफरेंट जो ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो समझने का प्रयास किए हम लोग। हमने बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन ओवरी इसको जाना। 2 ओवरी होती है, लेकिन ओवरी के अंदर क्या होता है वो थोड़ा सा आपको समझाना है। अभी जो ओवरी है, इस तरह से मान लीजिए 2 ओवरी थी आपके पास कल। ओवरी के यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है ये काफ़ी थिन होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती। टेस्टिस में ये काफ़ी थिक थी, थोड़ा थिन मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल टिश्यू है, कोई खास नहीं है। और इस पूरे पार्ट को, इसके अंदर जो कुछ भी है एवरीथिंग, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा, ठीक है। और अगर हम देखें इस ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमा है, जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। जो ये पेरिफेरल पार्ट है, ये बाहर वाला जो पार्ट है, केवल ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पेरिफेरल आउटर जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला ये जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, इसे हम बोलते हैं मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला बहुत जगह काम आते हैं। हमने ब्रेन में देखा कि ब्रेन का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है। हम एड्रिनल ग्लैंड में देखते हैं, क्लास 11th में हमने एड्रिनल ग्लैंड देखा था, उसमें भी बाहर वाला पार्ट जो था वो कॉर्टेक्स था, अंदर मेडुला था। तो ये जनरल शब्द है, हमेशा आउटर जो पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। दोनों को अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो एक पूरा जो मटेरियल है इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, ये हम जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, समझेंगे, तब फिर आपको इसके बारे में और ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी ओवरी हो गई थी, हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई थी। फैलोपियन ट्यूब ने यहाँ यूटेरस बनाया था और थ्रू द सर्विक्स ये हम बाहर इस तरह से ओपनिंग इसका होता है। यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में कभी भी कोई एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता, फिर भी कुछ नाम याद रख लीजिए। एक्सटर्नल जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसमें 2-3 नाम हम याद रख सकते हैं। मॉन्स, इसमें सबसे पहले हमको याद रखना है, बस मैं 3 या 4 नाम आपको बता रहा हूँ, वो बस थोड़ा याद रख लीजिए। कभी भी कोई क्वेश्चन इधर से आज तक मैंने नहीं देखा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे लेबिया मेजोरा, फिर हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा, फिर हम बात करेंगे हाइमन, और फिर हम बात करेंगे क्लाइटोरिस। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया पार्ट है। आज तक मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा, हमें इनको अभी क्लास 12 में जानने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक बार एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, कभी कभी ये पूछते हैं, फीमेल में विर्जिनिटी के जो एक सिंबल माना जाता है विर्जिनिटी, इसके लिए जो कौन जिम्मेदार है? तो हाइमन इसका एक आंसर होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। और ये हमारा जो साइंस है बोलता है इट इज़ नॉट ए सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। एक्चुअली हाइमन एक मेम्ब्रेन होता है जो स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटी के दौरान ये रैप्चर्ड भी हो सकता है, तो ये वर्जिनिटी का कोई खास सिंबल नहीं है। बायोलॉजी इसको टोटली डिनाइड करता है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है ब्रेस्ट।
तो ख़ास तौर पे जो मेमोरी ग्लैंड होता है बेबी को मिल्क जो सीक्रेट करता है उसका स्ट्रक्चर ज़रूर यहाँ कई बार डायग्राम में पूछा जाता है, और हमको मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम जो बुक में दिया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया है, हमको सही ढंग से समझ में नहीं आता। मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम कभी आपसे बनाने के लिए नहीं बोलेगा कोई भी क्वेश्चन, ऑलरेडी वो एक डायग्राम देगा और उसमें 4 अलग अलग पार्ट को छोड़ देगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ये मेमोरी ग्लैंड का फोटो दिया, तो ये लिख देगा ए, ये लिख देगा बी, ये लिख देगा सी, ये लिख देगा डी। अब आइडेंटिफाई करो, ए बी सी डी के नाम बताओ क्या क्या हैं। तो इस तरह से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो केवल आपको इस डायग्राम को बारीकी से थोड़ा देख लेना है, इसको समझने की कोशिश करना है, फिर भी ये डायग्राम एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम आपको कभी बनाने के लिए नहीं आएगा, ऑलरेडी वो छपा हुआ आएगा पेपर में, और उसमें से आपको केवल ABCD वो पार्ट के नाम थोड़ा देखना है कि किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है। तो देखते हैं एक फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके अंदर। मैं अपने हिसाब से डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बुक जैसा डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पढ़ा था, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई आपने क्लास 11th में पढ़ा है, बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ इस तरह की छोटी 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 एल्वियोलाई बना रहा हूँ, और ये इनके छोटे छोटे पाइप बना रहा हूँ, ठीक है। एक और एल्वियोलाई बनाया, ये इसके पाइप बना दिए, एक और एल्वियोलाई में बनाया और उसके पाइप बना दिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे मैं इधर मान लीजिए एक एल्वियोलाई बना रहा हूँ, ये एक एल्वियोलाई हो गया, फिर एक दूसरा एल्वियोलाई हो गया, और सपोज एक और एल्वियोलाई हो गया। इस तरह से इन एल्वियोलाई के बहुत सारे गुच्छे पाए जाते हैं। इधर भी हो सकता है एल्वियोलाई, हाँ, ये 2-2 3-3 के गुच्छे में ये पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले तो ये थोड़ा समझिए, इनको क्या बोलते हैं, एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर जो सेल हैं, ये जो सेल हैं एक्चुअली ये मिल्क सीक्रेट करती है, सीक्रेटरी ग्लैंड जैसा है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड था और बाकी जो ग्लैंड है, ऐसे ये जो एल्वियोलाई की सेल है इनके अंदर ये क्या सीक्रेट करती है, मिल्क सीक्रेट करती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो भी मिल्क सीक्रेट होता है वो इस स्पेस में कलेक्ट होता है, ये जो बीच में एक स्पेस बन रहा है ना, कैविटी, इस कैविटी में ये कलेक्ट होता है। और इस कैविटी को, इस स्पेस को, एक जनरल शब्द है ल्यूमेन। ल्यूमेन जब कभी भी आए, एक छोटी सी कैविटी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। ये कई जगह आ सकता है शब्द, ऐसा नहीं है कि केवल मेमोरी ग्लैंड में है। एल्वियोलाई जो स्पॉन्जी टाइप का मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये सब जनरल शब्द हैं, कोई खास स्पेसिफिक शब्द नहीं है। लेकिन इनकी जो ये डक्ट हैं, खास तौर पे हम बात करेंगे, ये जो डक्ट हैं ये इस तरह के पाइप में आके खुलती है। मान लीजिए मैं ये एक पाइप आ गया इधर से भी मान लीजिए एक पाइप आ गया, ये इस तरह से, और इधर से भी एक पाइप आ गया, ठीक है। तो ये जो पाइप हैं, इन पाइप का नाम हमको याद रखना है। ये मान लीजिए इस तरह से ये जो पाइप आ रहे हैं इनका नाम याद रखना है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगभग हर चीज़ बताऊं। सबसे पहले मैंने एल्वियोलाई बताया, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सेल हैं जो मिल्क सीक्रेट करती हैं, और वो मिल्क एल्वियोलाई की ल्यूमेन में इकट्ठा होता है, यहाँ से ये डक्ट के माध्यम से आता है। अब हमको इन पाइप के थोड़े नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा ये नाम याद आपको करवा दूं कि एल्वियोलाई का जो एक गुच्छा होता है, जैसे ये एक गुच्छा हो गया, ऐसे ये एक गुच्छा हो गया, ये एक गुच्छा हो गया, इस पूरे एल्वियोलाई के ग्रुप को हम बोलते हैं मेमोरी लोब। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब, लोब बोलते हैं। लोब मतलब बंच, एक गुच्छा,
तो 4-5 एल्वियोलाई हो सकती है जो एक मेमोरी लोब बनाती हैं। हर मेमोरी लोब में एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सीक्रेशन करने वाली सेल होती हैं जो मिल्क सीक्रेट करती हैं और मिल्क ल्यूमेन में कलेक्ट होता है। ठीक है, ये जो पाइप हैं जो हर एक लोब से आ रहे हैं, हर एक लोब से जो पाइप आ रहा है, जो कॉमन पाइप आ रहा है, इस पाइप को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। थोड़ा सा ये ही दिमाग में याद रखना पड़ेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल आपको याद हो गया। ये कौन सा, ये है मेमोरी ट्यूब्यूल, ये वाला है मेमोरी ट्यूब्यूल। और अलग अलग मेमोरी ट्यूब्यूल इधर की जब आई तो उन्होंने कॉमन पाइप बना लिया। और ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम अब थोड़ा अलग देना पड़ेगा। जैसे हमने लंग्स में देखा था, ट्रेकिया था, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई थे, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स थे, ऐसे अलग अलग नाम थे ना इनके लंग्स में। ठीक ऐसे ही हमारे जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें भी इन ट्यूब्यूल्स के अलग अलग नाम हैं। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स तो जा रही हैं एल्वियोलाई को, अलग अलग एल्वियोलाई को जा रही हैं। और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है वो एक कॉमन डक्ट बनाती हैं और कॉमन डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। तो एक डक्ट इधर से आ रही है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक डक्ट इधर से आ रही है, इधर भी ये अलग अलग से आ रही है, एक डक्ट इधर से आ रही है, वो भी अलग अलग जगह से आ रही है। और ये सभी डक्ट जब अलग अलग आती हैं, अलग अलग साइड की जब डक्ट आती है तो एक कॉमन सा यहाँ एक चैम्बर सा बनता है, एक बड़ा सा पाइप जैसा बनता है इस तरह से। अब देखिए, मैंने कल भी एक शब्द आया था, फूला हुआ पार्ट या वाइड जो डक्ट होती है, वाइड जो डक्ट होती है या चौड़ा जो पाइप होता है उसे हम एम्पुला बोलते हैं। कल भी वो फैलोपियन ट्यूब में शब्द आया था एम्पुला, याद है आपको, एम्पुला इस्थेमस जंक्शन। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग मेमोरी डक्ट, देखिए ये वाली मेमोरी डक्ट है, इधर की मेमोरी डक्ट है, इधर की मेमोरी डक्ट है, तो एक कॉमन एक वाइड पाइप जैसा जो एक पार्ट बनता है, इस पार्ट को ही हम बोलते हैं एम्पुला। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला से एक पतली सी नली निकलती है, ये एक पतली सी नली निकलती है, इस नली को हम बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। एक्चुअली ये दूध को रिलीज करने वाली नली है, इसलिए लेक्टिफेरस डक्ट इसको हम बोलते हैं। तो ये लेक्टिफेरस डक्ट एक इधर से आ रही है, ऐसे ही एक डक्ट इधर से आ रही है, इसका ये एम्पुला है, एम्पुला फिर ये अलग अलग जगह से आ रही है। एक डक्ट मान लीजिए इधर से आ रही होगी, हाँ, एक डक्ट इधर से आ रही होगी, और इधर इनके एम्पुला और ये सब कुछ है। तो ये जो अलग अलग लेक्टिफेरस डक्ट हैं वो एक कॉमन जगह पर आकर इस तरह से खुलती है, यहाँ पर आकर ये खुलती है। और यहाँ पर ये जो एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ लेक्टिफेरस डक्ट आके खुलती है, एक्चुअली यहाँ से ये बॉडी से बाहर होता है मिल्क, इस पार्ट को ही हम बोलते हैं निपल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, निपल। निपल में बहुत सारी अलग अलग लेक्टिफेरस डक्ट सेपरेट आके खुलती हैं, अलग अलग इनकी ओपनिंग होती है इस जगह पर, और ये निपल कहलाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये निपल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद थोड़ा अगर हम इसको इस तरह का एक शेप देते हैं तो ये आपके मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी ग्लैंड आपके बन जाती है। अब ये जो स्पॉन्जी पार्ट है, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ बहुत फैट डिपॉजिट पाया जाता है, बहुत सारा फैट यहाँ दोनों साइड में इनको सपोर्ट देता है। इस तरह से काफ़ी थिक ये फैट का डिपोजिशन देखने को मिलता है, इसको हम सीधा सिंपल फैट ही बोलते हैं, फैट डिपोजिशन होता है। और बैक साइड से इनको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, काफ़ी बड़ी मसल्स होती है। एक्चुअली ये सब हमारा चेस्ट एरिया में है, फीमेल में चेस्ट को हम ब्रेस्ट बोलते हैं।
ये चेस्ट एरिया में है, मतलब हमारा यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल होता है, कंधे वाला, आपको याद होगा पेक्टोरल गर्डल। तो कंधे से निकलने वाली जो मसल्स हैं वो मसल्स कहीं ना कहीं इनको पीछे से सपोर्ट करती है, इसलिए ये जो मसल्स है इसको जो बैक साइड से कवर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, इस मसल्स को हम बोलते हैं पेक्टोरेलिस मसल्स या पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। जो भी नाम याद रह जाए, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, ठीक है। और इस मसल्स के जस्ट पीछे होती हैं रिब्स। तो रिब्स को इस तरह से हम दिखा पाएंगे, टोटल 12 पेयर रिब्स होती हैं। अब एक मेमोरी ग्लैंड के पीछे इस तरह से ये आपके रिब्स लगी हैं, रिब्स के जस्ट ऊपर मसल्स हैं और मसल्स के ऊपर ये आपका इस तरह से ये मेमोरी ग्लैंड होता है। तो इनको हम रिब्स बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम थे वो मैंने अपने हिसाब से जो डायग्राम आपको बनाया, उस डायग्राम से आपको समझने में मदद मिली होगी। आई थिंक जब आप अपनी बुक का डायग्राम जब देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इस डायग्राम से आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अभी आप जब अपनी बुक का डायग्राम देखेंगे उसमें जो एरो लगे हैं, जो नाम लिखे हैं, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला अगर इधर से जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम वो खुद बना के देगा, हमें केवल कुछ नाम याद रखने। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन ट्यूब्यूल्स का नाम याद रखना। तो ट्यूब्यूल्स को देखिए, पहले सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स है जो एल्वियोलाई से आ रही है। एल्वियोलाई का गुच्छा आपका मेमोरी लोब बनाता है। तो लोब में होती हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जो डक्ट निकलती हैं वो है मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से निकलती ये जब जुड़ती हैं तो मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट आके खुलती है एम्पुला में, एम्पुला खुलती है लैक्टिवेरस डक्ट में और लैक्टिवेरस डक्ट सीधा बॉडी के बाहर ओपन होती है। थोड़ा सा दिमाग में कुछ नाम डालने होंगे। आई थिंक अब आगे बढ़ना चाहिए। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो इतना हमको पता चला कि मेल के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो टेस्टिस है, और टेस्टिस ही वो पार्ट है जहां मियोसिस डिवीजन करके मेल गैमीट बनाए जाएंगे, ठीक है। अब मेल गैमीट कहाँ बनते हैं? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है ओवरी, ओवरी के अंदर है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ही कुछ ऐसी सेल होंगी जो मियोसिस डिवीजन करेंगी और मियोसिस डिवीजन करके बनाएंगी फीमेल गैमीट। तो अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है कि मेल अपने मेल गैमीट कैसे बनाता है, और फिर हमको समझना पड़ेगा फीमेल अपने फीमेल गैमीट कैसे बनाती है। जब हमको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, हमको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये समझ में आएगा कि आखिर मेल और फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। We should know about the differences between male gametogenesis and female gametogenesis। तो ये ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएंगे। कब आएंगे? जब आप मेल गैमेटोजेनेसिस को सही ढंग से सीख जाएंगे और फीमेल गैमेटोजेनेसिस को भी सही ढंग से सीख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। गैमीट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये शब्द तो अब हमको बिल्कुल याद ही हो गया होगा, गैमेटोजेनेसिस। ये डेफिनेशन हम कभी भी कोई रात को भी पूछे तो भी हम बोल सकते हैं। वो बोलेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमीट बनने की प्रोसेस है, प्रोसेस टू मेक गैमीट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा बात करना है मेल गैमेटोजेनेसिस। प्लांट में तो हमने माइक्रो और मेगा शब्द यूज किए थे, यहाँ ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मेल और फीमेल की ही बात करेंगे, ठीक है। तो मेल गैमेटोजेनेसिस शुरू करते हैं। टोटल चाहे मेल हो या फीमेल हो, गैमेटोजेनेसिस